हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल आज के सी रूहा पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। राहुल, ऋषिका, राघव, जन्नत, आशीष, ऋषिका, संजीव, संध्या, रॉली, मानसी, सचिन, प्रीति, रेशु, सुभाष, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता देंगे एम आई विजिबल एंड एम आई ऑडिबल। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग श्रद्धा, गौतम, गुड इवनिंग टू ऑल। सचिन, गुड इवनिंग। पूजा कुमारी, यस। सिद्धांत मैम बिल्कुल लाइव हैं। जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभिषेक एस, सौरभ, ओके, ऑल क्लियर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए। रमन कुमार राणा ने नया नाम दिया है जीएस प्रिंसेस। नजीब अंसारी, गुड इवनिंग। आरजू, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? क्या हाल सभी के? इधर हम कुछ टाइम से यूट्यूब नहीं ले पाए थे। द रीज़न बीइंग इज थोड़ा तो बोर्ड का इशू आ गया था, बिकॉज आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा बोर्ड में जिस मोड पे नॉर्मल हम क्लास लेते थे उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। तो अब बेसिकली अब हम लोग उसके दूसरे नोट पैड वाले मोड पर शिफ्ट किए हैं। एक वो रीज़न है क्लास नहीं होने का आपका, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं नोट पैड वाले मोड पे, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम थोड़ा सा अभी क्लास नहीं ले पा रहे थे और फिर आपका संडे था, क्रिसमस था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। डोंट वरी आशीष, अब आपका क्लास जो होगी रोज़ होगी, ठीक है। नोट मोड पे ही होगी और रोज़ क्लास होगी आपकी। यस। चलिए शुरू करें, हम लोग शुरू करें। हम भी एकदम बढ़िया है रेशु, जैसे आप लोग बढ़िया हैं वैसे हम भी बढ़िया हैं। तो आज बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अपने घटना चक्र सीरीज में। और दूसरी बात ये है कि एक हमारा पेड बैच में टेस्ट होता है हर संडे को, है ना। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक्चुअल में पेड बैच का संडे का टेस्ट था, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पूरे आपके घटना चक्र के बेस्ड हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र नहीं है बल्कि साथ में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे किसके बारे पूछ रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए सारे लोग। हिनान, गुड इवनिंग डियर। क्या पूछ रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे जीन का ट्रांसफर अलाउ करते हैं, किस प्रकार से जीन का ट्रांसफर अलाउ होता है जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एक्चुअल में आप समझते क्या हैं, किस चीज को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनः संयोजन डीएनए की तकनीक के नाम से जानते हैं। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है भाई? आपको हम बताएं, जैसे मान लो दो लड़के हैं, एक लड़का जो यूपीएससी क्वालिफाइड है और दूसरा लड़का जो दिखने में बड़ा सुंदर है। आपको एक तीसरा लड़का बनाने का मौका मिला है जिसमें आप सुंदरता और इंटेलिजेंस दोनों का गुण क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स ये पूरा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट इससे आप एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बड़े आसानी से समझ सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनः संयोजन डीएनए का मतलब क्या होता है कि जब अलग अलग जीवों से मिलाकर डीएनए बनाया जाए, ठीक है, अलग अलग जीवों से मिलाकर डीएनए बनाया जाए तो हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रमन इसको नहीं पढ़े क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, आमतौर पर लोग इसको नहीं जानते हैं जितना आसानी से लोग साइंस को जानते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग वृंदा। तो आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे जीन को अलाउ कर सकता है। आप क्वेश्चन को देखो जरा। अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, पौधों की विभिन्न प्रजातियों से, पौधों से जानवर तक, या सूक्ष्म जीव से हायर ऑर्गेनिज्म तक। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? हाँ, डिजाइनर बेबी बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज है, बिल्कुल सही। क्या लग रहा है? एनिमल्स से प्लांट्स में कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में भी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। सारी बातें सही हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 1, 2 एंड 3। कहने का यहाँ पर सिंपल मतलब है कि आप जीन को ट्रांसफर हर तरीके से कर सकते हैं, पौधों की विभिन्न प्रजातियों के बीच, जानवर से पौधे में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म के बीच में, हर तरीके से जीन का स्थानांतरण किया जाता है। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक सिंपल मतलब है कि आपको एक वाहक को इस्तेमाल करना है बहुत बार ही, है ना। वो वाहक कई बार बैक्टीरिया होता है, कई बार वायरस। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो खेल ऑलरेडी है
है ना। पौधे की बात हम करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 पौधे हैं, एक ऐसा पौधा जिसकी उपज अच्छी है और दूसरा ऐसा पौधा जिसमें बीमारी नहीं होती। आप दोनों का गुण चाहते हैं, है ना, आप क्या करते हैं, आप दोनों का गुण चाहते हैं, तो आप उस स्थिति में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये हर तरीके से जीन का ट्रांसफर को अलाउ करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलें आगे चल सकते हैं अगले सवाल पे। गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। RAS का सवाल है, आपसे क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही तरीके से सुमेलित है। डीएनए को मॉलिक्यूलर सीजर, लाइगेस को मॉलिक्यूलर सीजर, एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर स्टिचर या लाइगेस को ये मॉलिक्यूलर स्टिचर। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, बताइए, जल्दी बताइए, आंसर करिए। आपको अच्छे से पता है अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनः संयोजन डीएनए बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक प्लास्मिड लिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्लास्मिड को काटेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्लास्मिड को एक वेक्टर यानी वाहक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्लास्मिड को क्या करेंगे, कट करेंगे। प्लास्मिड भी कहीं ना कहीं डीएनए है या नहीं, हाँ या ना? क्या प्लास्मिड भी डीएनए है? बिल्कुल। बैक्टीरिया के पास, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास खुद का डीएनए होता है और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा गोलाकार डीएनए होता है जिसको हम प्लास्मिड कहते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि हम प्लास्मिड को कट करेंगे, क्योंकि हम इसी प्लास्मिड को वेक्टर की तरह, वाहक की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इसको कट करते हैं, कैसे कट करेंगे, हम इसको कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए, है ना। और कौन है वो मॉलिक्यूलर सीजर? मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? तो हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, आरजू गलत है आपका आंसर। तो कट करने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, और मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। काटने के बाद ये कैसा दिखेगा? काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो जीन डालना है वो लेंगे हम, है ना। तो जो मेरा डिजायर्ड जीन है, यानी जिस जीन की इच्छा है, हम उस जीन को यहां पर फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे, चिपकाएंगे कैसे? उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमको स्टिचिंग करनी होगी, चिपकाना होगा। और चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लाइगेस। चिपकाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लाइगेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और चिपकाने के लिए लाइगेस। तो मॉलिक्यूलर स्टिचर्स, स्टिच करना मतलब सिलना, है ना। स्टिच करना या सिलना या फेविकॉल का काम कौन करता है? एक एंजाइम जिसका नाम है लाइगेस। लाइगेस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि काटने के लिए सीजर चाहिए होता है, चिपकाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? सिलाई चाहिए होती है। तो सिलाई का नाम है लाइगेस, सीजर का नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम। ठीक है, ये सब साइंस एंड टेक में आता है। और आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। दोबारा से बता रही हूँ, ये पेड बैच का टेस्ट है, यूट्यूब पे मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ ताकि यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से सिर्फ तैयारी करते हैं उनको पता चले कि किस तरह से आपको साइंस एंड टेक के सवाल आते हैं। ठीक है, चलें आगे चल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सवाल। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्चुअल में क्या है? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जल्दी बताइए। आप बताए थे मैम, यस, रिवीजन करना पड़ेगा तो रिवीजन करो सुभाष, बिकॉज ये अब आपके लिए, हर पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। ठीक है सिद्धांत, प्रो न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ पढ़ाए थे आपको? थ्री पेरेंट बेबी सुने हो? थ्री पेरेंट बेबी सुने हो? थ्री पेरेंट बेबी में क्या होता है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम सबके पास जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है वो किससे आया है? हमारी माँ से आया है ना। हम सब के पास जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है वो कहाँ से आया है?
तो माँ से आया, म से माइटोकॉन्ड्रिया और म से माँ। ठीक है, तो अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत होगी वही दिक्कत हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है। यस मैम, क्या पेड कोर्स में साइंस एंड टेक भी पढ़ाते हैं? ऑफ कोर्स अभिषेक, पेड बैच का ही टेस्ट है ये सब, पेड बैच में पढ़ा चुके हैं। 5 तारीख से बैच शुरू हुआ था। ठीक है, अभी तक आई थिंक 9 क्लासेस हुई हैं और ये दूसरा टेस्ट है, पेड बैच का ही टेस्ट था संडे को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यस। चलिए, तो यहां पर देखिए, माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत होने से वो दिक्कत बच्चे में आ जाएगी। अब माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एक बीमारी का नाम है ले सिंड्रोम। एक बीमारी का नाम क्या है? एक बीमारी का नाम है ले सिंड्रोम। अगर ये दिक्कत बच्चे में आ गई तो क्या होगा भाई? आपको अच्छे से पता है माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी जगह है जहां पर एनर्जी जनरेट होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं उसको, है ना। कोशिका में एनर्जी जनरेट कहां पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत होगी तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो किया क्या वहां के वैज्ञानिकों ने? वहां के वैज्ञानिकों ने क्या लेके आए? वो 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है ना। 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ओके। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एक तरीका है जिससे कि आप बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को रोक सकते हैं। कैसे रोक रहे थे हम लोग? याद करिए, यहाँ पे 2 फीमेल और 1 मेल होता है। कितनी फीमेल्स होती हैं? 2 फीमेल और 1 मेल। हम लोग करते कैसे थे? ये रही अपनी माँ, अपनी माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही बनाते हैं। अपनी माँ का माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, लेकिन तुमको जेनेटिक मटेरियल यानी गुण किसके लिए चाहिए? गुण किसके लिए चाहिए? न्यू बैच ही चल रहा है अभिषेक, अभी न्यू ही बैच है, 9 ही क्लास हुई है उसमें, है ना। रोज रोज तो न्यू बैच नहीं आता ना अभिषेक, ऑलरेडी 9 क्लास ही हुई है तो वो न्यू बैच ही है, राइट। क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अपनी माँ का माइटोकॉन्ड्रिया खराब होगा, लेकिन फिर भी आपको न्यूक्लियस तो अपनी माँ का ही चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसी डीएनए से गुण डिसाइड होते हैं, राइट। तो आपको न्यूक्लियस तो अपनी माँ का चाहिए। आप क्या करते हैं? आप यहां पर एक डोनर माँ लेते हैं। डोनर माँ का माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है। डोनर माँ का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डोनर माँ का माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ है। ठीक है, पर क्या आपको डोनर माँ के जैसा दिखना है? नहीं ना। डोनर माँ के जैसा दिखना है? जी नहीं, डोनर माँ के जैसे आपको नहीं दिखना कैसे भी। ठीक है, ओके। तो डोनर माँ का न्यूक्लियस को बाहर निकाल दो। हम डोनर माँ के न्यूक्लियस को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमको डोनर माँ के न्यूक्लियस के गुण नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर एक सिंपल काम सिंपल करते हैं कि डोनर माँ के न्यूक्लियस को फेंक दिए बाहर। इसका मतलब डोनर माँ के पास उसका माइटोकॉन्ड्रिया बचा और सगी माँ का न्यूक्लियस यहाँ फिट कर दिए, सगी माँ का न्यूक्लियस यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक नया तरीके का ओवम बना जिसमें न्यूक्लियस किसका है? जिसमें न्यूक्लियस अपनी माँ का है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया डोनर माँ का है। सगी माँ का माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्योंकि सगी माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है। ठीक है, ओके, यस, ये तैयार हुआ। इससे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा दो, यानी कि निषेचन करा दो, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो बेबी पैदा होगा उसी को नाम देते हैं 3 पेरेंट बेबी। उसी को नाम क्या देते हैं? 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, ओके, चलिए। आया बात समझ में? बात समझ में आया है ये वाला? ठीक है, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किसके संदर्भ में बात किया जाता था? 3 पेरेंट बेबी के संदर्भ में ही बात किया जाता था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी पर क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में क्या होता है? यस, जल्दी जल्दी बताइए। टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में क्या होता है ये बताइए। टेस्ट ट्यूब बेबी, fertilization takes place inside the test tube.
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या होगा भाई? गुड इवनिंग रानी राठौर। फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है। डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो होता है वो माँ के शरीर के बराबर होता है, बाहर होता है, एग्जैक्टली है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी, या जिसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये, इन किसी भी शब्द के आगे अगर इन विट्रो लिख दिया जाए, समझ जाइए वो लैब में बन रही है, यानी प्रयोगशाला में बन रही है ना। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि निषेचन जो है वो सेल के बाहर हो रहा है ना। ठीक है, इट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी। हाँ या ना? बिल्कुल सही। निषेचन माँ के शरीर के बाहर होता है, कभी भी माँ के शरीर के अंदर नहीं होगा, वो क्या होगा? बाहर होगा। इसी को हम IVF के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलें आगे चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात की गई। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात की गई कि 1996 में, या यूं कहे हम तो पहली बार जो पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि किसी के अंदर, किसी भी सजीव के अंदर जो भी DNA के बेसिस होते हैं उसका पूरा क्रम जानना। कहते हैं ना, जैसे तुम पंडित के पास जाते हो, पंडित को अपना डेट ऑफ बर्थ देते हो, गए होगे एस्ट्रोलॉजर के पास कि देखिए भैया हमारी सरकारी नौकरी है कि नहीं, वो आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी कई बार मांगते हैं, और वो आपको पूरा देता है। अरे अभी आपका टाइम बहुत बुरा चल रहा है, अभी ग्रह गोचर खराब है, अभी राहु का ये है, अभी शनि की महादशा है, ठीक है, ये पूजा पाठ, वो पूजा पाठ। तो कहने का मतलब है आपके एक डेट ऑफ बर्थ से वो आपकी पूरी जानकारी निकाल देते हैं कि पहले ये हुआ था। उनमें से 2-3 बातें अगर सच हो जाती है तो हमें उन पर विश्वास हो जाता है। ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही अगर कोई आपका DNA निकाल ले, अगर कोई आपका DNA निकाल ले और उस DNA को स्टडी कर ले, है ना, उस DNA को स्टडी कर ले, यानी कि देख के आराम से बता दे कि इसमें बेस का क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है ना। पहले A है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं DNA में टोटल ना 4 बेस होते हैं। DNA में टोटल कितने बेस होते हैं? 4। कौन कौन से 4? A, T, G और C। ठीक है, मेरे आप में किसका फर्क है? मेरे आप में और हर इंसान में इन बेसेस के क्रम का फर्क है। हो सकता है मेरे में बेस का क्रम हो A, T, G, 2 बार C, 2 बार T, 2 बार A। ठीक है, हो सकता है साक्षी में ये क्रम हो, पहले T, G, C, A, फिर 2 बार T, फिर 2 बार G। ठीक, हो सकता है अनुष्का में ये क्रम हो G, G, A, A, T, T। ठीक है, तो हम सब में अंतर क्या है? हम सब में इस क्रम का अंतर है, राइट। मेरे और आप में इस क्रम का अंतर है कि किस क्रम में है। इसी को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम शब्द का मतलब है आपके बॉडी में जितने भी जीन हैं सबका समूह कहलाता है जीनोम, और सीक्वेंसिंग मतलब क्रम, कि सारे जीन का क्या क्रम है, क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो 1996 में ये किसका किया गया था? ये एक ईस्ट का किया गया था, यानी कि ये एक खमीर का किया गया था। ठीक है, हेलो प्रहलाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे से पहले मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी क्लास नोट्स आप में से जिसको भी ऑर्डर करनी है RK चौधरी पब्लिकेशन पर विजिट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7351572127। आपको QR कोड शेयर किया जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट, फ्री शिपिंग चल रही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ये सब बायोटेक्नोलॉजी के सवाल हैं, घटना चक्र से लिए हुए, और टेस्ट में भी इस बार मैंने घटना चक्र के ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या किए थे, पुट किए थे। तो जो भी लोग स्टेट PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इन चीजों को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इन चीजों को प्लीज बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अच्छा, प्रहलाद के पास बुक है, ही सेइंग मैम दिस बुक इज वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच। चलो आगे देखो, आगे देखो और आंसर करो। यस आपसे बोल रहा है कि वो सेल जिनमें शक्ति है कि वो शरीर की किसी भी कोशिका में विभाजित हो सकते हैं, कौन से हैं वो जादुई सेल? वो जादुई सेल जो शरीर की किसी भी कोशिका में विभाजित हो सकते हैं, उनका नाम है स्टेम सेल। ठीक है, आपके बोन मैरो में मौजूद है, अस्थि मज्जा में मौजूद है,
है ना। और स्टेम सेल्स बहुत तरीके के बीमारियों में काम आते हैं, जैसे तरह तरह के कैंसर में काम आते हैं, ऑटिज्म में काम आते हैं, एल्जाइमर डिजीज में काम आते हैं। आपने इस साल करंट अफेयर्स के न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि कृत्रिम भ्रूण बनाया गया है ना। वो भी जो चूहे में प्रयोग किया गया है, कैसे प्रयोग किया गया है, इसी स्टेम सेल के जरिए किया गया है। ठीक है, ओके। तो स्टेम सेल का बहुत वैरायटी ऑफ यूज है, लेकिन ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, अभी ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। ठीक, चलिए, ओके, इट इज स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, स्टेम सेल का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखो क्या जवाब देंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे? स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम मैमल्स, केवल स्तनधारियों से इनको प्राप्त किया जा सकता है। ये इनका उपयोग नई दवाइयों की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग शब्द का मतलब है, जब आप किसी चीज की स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब आप उसको कहीं ना कहीं लोगों में प्रयोग करने से पहले जांच करते हैं कि क्या जब ये बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करेंगे तो क्या ये सफल होगा या नहीं। ठीक, अगला पूछ रहा है, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज, कोशिकाओं का उपयोग चिकित्सा के उपचारों के लिए किया जा सकता है। यस, कौन सी बात सही है? सब कह रहे हैं डी। क्या ये सिर्फ मैमल से पाए जाते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। आपको हम शायद हमेशा हिदायत दिए हैं कि किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी कथन में अगर ओनली शब्द दे दिया जाए तो प्लीज अपने कदम फूक फूक कर रखें। ठीक है, ये सिर्फ स्तनधारियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते, केवल स्तनधारियों से प्राप्त की जा सकती हैं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टेम सेल्स सिर्फ स्तनधारियों से नहीं प्राप्त किए जा सकते। ओके, ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। ओनली लिखा हुआ है, ऐसे भी कभी भी ओनली लिख दिया जाए ना तो अधिकतर बार वो गलत होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं हमेशा, अधिकतर बार वो गलत होता है। कभी भी ओनली लिख दिया जाए तो प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना जरूर। ठीक है, अगला चीज, इट कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, नई दवाइयों की स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि पहले आप नई दवाइयों का प्रयोग स्टेम सेल्स पे करेंगे, अगर उन पे सक्सेसफुल रहा, कारगर रहा, तो फिर आप उसको बाकी सेल्स पर करेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। और तीसरी चीज क्या है, कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज, है ना। कोशिकाओं का प्रयोग चिकित्सा उपचारों के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कैंसर के मरीज, बर्न्स के मरीज, अल्जाइमर के मरीज, ऑटिज्म के मरीज, आर्थराइटिस के मरीज, हर जगह तो स्टेम सेल है, हर जगह तो स्टेम सेल का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो इसका मतलब है 2 and 3 क्या है, करेक्ट है। 2 and 3 क्या है, करेक्ट है। गुड इवनिंग नितारा, गुड इवनिंग। समझ गए? इसीलिए ओनली वाले क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा क्या ध्यान देने की आपको जरूरत है। अगले सवाल पर चलिए, ये भी अच्छा सवाल है, आरएएस का सवाल है। आपसे ये पूछा है, स्टेम सेल्स के बारे कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है प्रहलाद, मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, साइंस का भी चल रहा है, साइंस एंड टेक का भी चल रहा है, परसों एनसीईआरटी का न्यू बैच भी लॉन्च है। ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है प्रहलाद कोर्सेस। आरकेसी ईडू हब पे मेरे कोर्सेस चल रहे हैं। 7351572127 है आपका इंक्वायरी नंबर। हरियाणा पीसीएस के लिए आप ले सकते हैं अंकित, पूरा कॉम्बो बैच आप ले सकते हैं जहां पे आपको साइंस और टेक दोनों पढ़ाया जा रहा है। स्माइल है या स्माइली है ये बताइए। गुड इवनिंग सोनम, गुड इवनिंग। स्माइल है या स्माइली है? बताओ भाई। नॉट ट्रू कौन सी बात है? हम्म सब पढ़ाई हैं, भूल गए? अरे क्यों भूल गए? आरजू रिवीजन करोगे तभी तो याद रहेगा। व्हाट्सएप कर देना प्रहलाद, आपको हेल्प कर देगी टीम हमारी। 7351572127। ठीक है, बताइए।
लिखा है कि स्टेम सेल आपके जीवन काल के दौरान मल्टीप्लाई करते हैं, सही बात है। इनका प्रयोग किया जा सकता है डैमेज टिश्यूज को ठीक करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इनकी क्षमता होती है कि एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। आखिरी चीज क्या लिख रहा है, दे आर फाउंड ओनली इन दी एम्ब्रियो। क्या हम कहे थे कि कहीं पर भी ओनली शब्द लिख दिया जाए, केवल लिख दिया जाए, तो हमेशा सचेत होने की जरूरत है कि नहीं। ओनली एम्ब्रियो में नहीं पाए जाते, ये अडल्ट में भी पाए जाते हैं, वयस्क में भी पाए जाते हैं। ओके, ये सिर्फ ओनली एम्ब्रियो में नहीं पाए जाते। ये बात गलत हो गई, पूरी तरीके से ये गलत हो गई, क्योंकि आपको पता है स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं, या तो भ्रूण से मिल सकता है या तो आपको अडल्ट से भी मिल सकता है ना। आपके और मेरे में भी स्टेम सेल है। गलत लगाना था, इसीलिए आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डी। ठीक है, गुड इवनिंग हैप्पी ठाकुर, गुड इवनिंग। चलिए चलें आगे, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, अगला क्वेश्चन घटना चक्र का नहीं है लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए टेस्ट में हम इसको डाले थे और तुम लोग को वैसे बता भी चुके हैं। कौन बताएगा आंसर? कार टी सेल थेरेपी जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, वो किस चीज के इस्तेमाल के लिए किस चीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर, एड्स, डायबिटीज, ऑल ऑफ द अबव। कैंसर, एड्स, मधुमेह, ऊपर युक्त के सभी। कुछ नहीं दिख रहा, अरे हमको तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। कार टी सेल थेरेपी, कार का मतलब क्या है? कार का मतलब क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यही है ना कार, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, यस, क्लियर एंड सिंपल। कहाँ प्रयोग किया जाता है अमरेंद्र? गुड इवनिंग। कैंसर के इलाज में, और खास तौर पे दो तरीके के कैंसर। एक कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम का, लसिका तंत्र का, जिसका नाम लिम्फोमा है, और दूसरा कैंसर WBC का, जिसका नाम ल्यूकीमिया है। तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के कैंसर में यहाँ पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है कार टी सेल, है ना। कैंसर का नया पद्धति है इलाज की। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड है, साइंस टेक के करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट कार क्या है भाई? नेक्स्ट कार क्या है, आपको इसका जवाब देना है। नेक्स्ट कार किससे संबंधित है? स्टेम सेल थेरेपी, IVF, सेरोगेसी, कार टी सेल थेरेपी, किससे संबंधित है? नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट कार 19 भारत की बनाई गई और DGCI की अप्रूव की गई पहली कार टी सेल थेरेपी है ना, पहली कार टी सेल थेरेपी है। कहाँ की है भाई नेक्स्ट कार 19? तो ये है हमारे भारत की, इंडिया की। किसने बनाया है? IIT मुंबई ने बनाया है ना, IIT मुंबई ने बनाया है कि नहीं? याद आया? भूला भटका कुछ, थोड़ा मोड़ा कुछ याद आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आसान सा क्वेश्चन है, फिर से आसान सा तो नहीं है, हाँ आसानी है वैसे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस, बायोएथिकली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। भाई आप खुद सोचिए कि आप एक भ्रूण से स्टेम सेल्स निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में भ्रूण की जान भी क्या हो सकती है, जा सकती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा प्रतिभाशील हैं क्योंकि वो आपके शरीर के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो भ्रूण को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, दे आर हार्मफुल फॉर द एम्ब्रियोज। ठीक है, तो इसीलिए एक एथिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, है कि नहीं? एक नैतिक सवाल उठता है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आप कहाँ किसको प्रयोग कर सकते हैं? अडल्ट स्टेम सेल्स को प्रयोग कर सकते हैं। और अडल्ट स्टेम सेल्स यानी वयस्क वाली स्टेम कोशिकाएं जो कहाँ पर होती हैं? जो आपके अस्थि मज्जा में होती हैं, यानी कि आपके स्टेम सेल्स में होती हैं। इसीलिए ऑल्टरनेटिव क्या है इसका? ऑल्टरनेटिव है कि हम अडल्ट स्टेम सेल्स यूज करें, सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि अगर आप
एक बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड भी ले रहे हैं, मतलब वो द्रव जब वो माँ के गर्भ में होता है उसके आसपास जो द्रव होता है उसी को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। आप एमनियोटिक द्रव को भी लेंगे तो भी कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलें आगे। यस, तो बच्चे की दिक्कत है तो आप अडल्ट बोन मैरो स्टेम सेल्स लीजिए, इससे हमें कोई नुकसान नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपका रिलेटेड करंट अफेयर से तो नहीं है, बट हाँ 3 पेरेंट बेबी से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स तो नहीं क्योंकि ये 2016 में ही पैदा हुआ था बच्चा, बट फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विश्व का पहला 3 पेरेंट बेबी कहां पर पैदा हुआ था? यूके, इंडिया, जापान और मेक्सिको। 3 पेरेंट बेबी कहां पर पैदा हुआ था? यूके, भारत, जापान या मेक्सिको में? कहां पर पैदा हुआ? यस एग्जैक्टली, इट इज मेक्सिको। मेक्सिको में पैदा हुआ दुनिया का पहला 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछ रहा है कि लीगलाइज करने वाला 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को लीगलाइज करने वाला यानी कानूनी रूप से मंजूरी देने वाला पहला कौन सा देश बना? पहला कौन सा देश बना जिसने इसको कानूनी रूप से मंजूरी दे दी है? लीगलाइज द माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। किस देश ने इसको लीगलाइज किया ये बताइए। सबसे पहले, बिल्कुल सही, यूके ने इसको सबसे पहले लीगलाइज किया। ठीक है, और यूके के बाद सेकंड नंबर पे इसको ऑस्ट्रेलिया ने लीगलाइज किया। तो कोई भी आपसे पूछता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या जिसको आप 3 पेरेंट बेबी कहते हैं, है ना, ये कौन से देश में जो है इसको मंजूरी मिली है तकनीक को? तो सबसे पहला देश जिसने इसको मंजूरी दी थी वो था यूके। और सेकंड कंट्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सेकंड कंट्री है आपकी ऑस्ट्रेलिया। सेकंड कंट्री कौन सी है? तो सेकंड कंट्री है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है जिसने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक, चलें आगे चल सकते हैं। चलिए, यस, क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेम सेल्स क्या हो सकते हैं? स्टेम सेल्स क्या हो सकते हैं? अश्विनी गुड इवनिंग, अब तो क्लास खत्म होने को आई। स्टेम सेल्स क्या हो सकते हैं? प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट या ऑल ऑफ द अबव? प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट या ऑल ऑफ द अबव? स्टेम सेल्स क्या हो सकते हैं? प्लूरी, मल्टी, टोटी, ऑल? यस, सभी के सभी हो सकते हैं, है ना। टोटीपोटेंट, भाई प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक स्टेम सेल लूं तो मैं उससे कोई भी कोशिका बना सकती हूँ। प्लूरीपोटेंट होते हैं भ्रूण के स्टेम सेल्स, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं आपकी प्लूरीपोटेंट। कहने का मतलब है कि अगर एक सेल लिया जाए तो उससे किसी भी तरीके का सेल बनाया जा सकता है। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है कि अगर हम बोन मैरो की स्टेम सेल लें तो हम बोन मैरो की ही सेल बनाएंगे, हम उससे मसल की सेल नहीं बना सकते, है ना, हम उससे मसल की सेल नहीं बना सकते। ठीक है, तो मल्टीपोटेंट कौन होते हैं? अडल्ट स्टेम सेल्स, यानी आपके और मेरे शरीर से अगर स्टेम सेल्स निकाले जाएंगे, बोन मैरो से स्टेम सेल निकालेंगे तो वो बोन मैरो के ही सेल्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि लिवर और हार्ट के सेल्स बना देंगे। ठीक है, तो यानी वयस्क से जो हमको कोशिकाएं मिलती हैं हम उसको कहते हैं मल्टीपोटेंट। ठीक, टोटीपोटेंट क्या होता है? टोटी आया वर्ड टोटल से, ऐसे ध्यान रख सकते हो, टोटल और टोटी ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स हैं जिनकी खासियत पता है क्या है? कि वो आपके शरीर की कोशिकाओं में भी बदल सकती हैं और शरीर के बाहर भी, यानी भ्रूण के बाहर भी जो कोशिकाएं हैं जैसे प्लेसेंटा वगैरह है वो उसमें भी परिवर्तित हो सकती है ना। इंग्लिश में लिखा रहता है एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स, मतलब भ्रूण की कोशिकाओं में बदल सकती है और भ्रूण के अलावा भी जैसे प्लेसेंटा वगैरह रहता है वो उसमें भी बदल सकती है। ठीक है, तो हर तरीके से वो वहां पर क्या हो सकती है? बदल सकती। ठीक है, ओके, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये है आपकी टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स हर प्रकार की हो सकती हैं, प्लूरी, मल्टी एंड टोटीपोटेंट। ठीक, क्लियर है?
यस, 3 पेरेंट बेबी एंड सरोगेसी बिल्कुल अलग है अंजू, मैंने आपको क्लास में डिटेल में समझाया भी हुआ है। सरोगेसी तब प्रयोग किया जाता है जब माँ के गर्भ में दिक्कत होती है, और सरोगेसी में आप सगी माँ का ही सब कुछ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जेनेटिक मटेरियल सब कुछ सगी माँ का होता है, सिर्फ गर्भ जो होता है वो सरोगेट मदर का होता है। जबकि 3 पेरेंट बेबी में सगी माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है ना, तो 3 पेरेंट बेबी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डोनर मदर का लिया जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कॉमन दोनों में लोगों को क्यों लगता है कि सरोगेसी और 3 पेरेंट बेबी सेम है, क्योंकि दोनों जगह में 2 फीमेल और 1 मेल है ना। बट सरोगेसी और 3 पेरेंट बेबी बिल्कुल ही अलग है, सेम होने की चांसेस ही नहीं। सरोगेसी सिर्फ इसलिए कराया जाता है क्योंकि सगी माँ के गर्भ में इतनी शक्ति नहीं कि वो 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रख सके। जबकि 3 पेरेंट बेबी का सहारा तब लिया जाता है जब सगी माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में बीमारी है और वो बीमारी बच्चे को आ सकती है, इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ओके, तो ये बिल्कुल ही एंटायरली क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। ठीक, ओके। तो जो भी लोग, आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पूछ रहे थे कि मैम साइंस एंड टेक या हरियाणा पीसीएस के बारे जो पूछ रहे थे अभी, है ना, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी हमारा ये बैच चल रहा है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस पढ़ाई जा रही है, साथ में साइंस एंड टेक भी पढ़ाया जा रहा है। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपने आज देख लिया है ना, और ये क्वेश्चंस आपके घटना चक्र के ही हैं। ओके, यस। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी अगर आप एस्पिरेंट हैं कि साइंस और टेक एंटायरली डिफरेंट है, सेम नहीं है। मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ क्योंकि रोज मेरी कॉलर कहीं ना कहीं मुझे ये बोलती है कि मैम स्टूडेंट्स को लगता है अभी भी कि साइंस और टेक सेम है। ठीक है, देखिए एडमिशन लेना ना लेना ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम इस धारणा से बाहर निकलिए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साइंस और टेक सेम चीज़ नहीं है। ओके, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। ठीक है, कुछ उनको लगता है कि मैम क्या साइंस एंड टेक में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, तो नहीं, साइंस एंड टेक अपने में अलग अलग टेक्निक्स की पढ़ाई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आती, उसमें अलग अलग टेक्निक्स के बारे जानना होता है। मैंने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैम ये डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ तैयारी आप करिए, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, बट सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेम चीज़ है या अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, फिलहाल जो लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हम आपको बता दें, एनसीईआरटी 6 to 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, और एक दूसरी क्लास होती है साइंस एंड टेक की शाम में 6 बजे। हर संडे टेस्ट होता है, आपको पता है यहाँ पे 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। वीकली टेस्ट होता है और एक टेस्ट होगा मंथ के एंड में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टेस्ट बैठ। एक ही टेस्ट का मैंने डिस्कशन आज कराया, ये टेस्ट संडे को हुआ था हमारे ऐप पे और उसका डिस्कशन मैंने अभी कराया है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम आपको तैयारी कराते हैं। आप में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी पूरे बैच पे 500 का डिस्काउंट है, यानी ये बैच आपको 999 का मिल रहा है, राइट। और ऐप डाउनलोड करिए आप RKC EDU हब। बुक या बैच परचेज करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7351572127। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे अपनी कल की क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, घटना चक्र सीरीज के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बना के रखिए, अपनी एनर्जी भेजते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, बोर्ड का कुछ इशू था इसलिए क्लास नहीं आपकी प्रॉपर वे पे हो पा रही थी 3-4 दिनों से, अब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।